हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर। मैं हूं शेषमणि पांडे और आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं डायरिया, जिसे हम हिंदी में दस्त लगना कहते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डायरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आमतौर पर मरीज बार बार टॉयलेट जाते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड बाउल फ्रिक्वेंसी और बाउल मूवमेंट। डायरिया मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक एक्यूट डायरिया और एक क्रॉनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया जो कि लेस देन 14 डेज का होता है और इसकी मुख्य कारण होता है इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, जबकि क्रॉनिक डायरिया मोर देन 28 डेज का होता है। इसकी मुख्य वजह होती है किसी भी कारण से भोजन का सही ढंग से न पच पाना। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन छोटी आंत में किया जाता है, जिसमें कि लीवर अपना बाइल सेंड करता है, बाइल सिक्रीट करता है और पैनक्रियाटिक जूस जो कि पैनक्रियाज द्वारा निकलने वाले एंजाइम्स होते हैं, वो का डाइजेशन करके वहाँ पर एब्जॉर्प्शन करते हैं। उसके बाद भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर रेक्टम के थ्रू स्टूल के रूप में निकलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड इन्फेक्शन में जो डायरिया होता है वो बहुत ही कॉमन होता है, लेकिन इन्फेक्शन के अलावा और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से डायरिया होते हैं, जो कि मुख्य रूप से हो सकते हैं कि किसी भी तरह की फूड एलर्जी हो या फिर एंजाइमेटिक डिफिशियंसी हो या फिर कोई इंटेस्टिनल एबनॉर्मेलिटी या कि डिसऑर्डर हो। तो चलिए हम एक एक करके सारे डायरिया के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं सीलिएक डिसीज़। सीलिएक डिसीज़ जो कि एक टाइप है फूड टाइप एलर्जी का। इसमें गेहूँ से एलर्जी होती है मरीज को। गेहूँ या गेहूँ से बनी हुई चीज़ों का सेवन करने से कई बार गेहूँ में जो ग्लूटिन नामक प्रोटीन होता है, वो छोटी आंत में पाए जाने वाले विलाई जो कि भोजन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये ग्लूटिन विलाई को डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या होता है कि फूड का डाइजेशन छोटी आंत में हो ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से डायरिया होता है। सीलिएक डिसीज़ के मरीजों को 4 से 5 स्टूल दिन भर में जाते हैं। स्टमक पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं। कई बार पेशेंट को डिहाइड्रेशन, वीकनेस, हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, कैल्शियम का कम हो जाना और भी दूसरे कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं, जैसे कि पैरों में स्वेलिंग हो जाना। इसमें मरीज को ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिससे एंटीबॉडीज़ टेस्ट की जाती है, जिससे सीलिएक डिसीज़ को डायग्नोस करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा एंडोस्कोपी द्वारा बायोप्सी लेते हैं और छोटी आंत की विलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। सीलिएक डिसीज़ कन्फर्म होने के बाद पेशेंट का गेहूँ का सेवन बंद कर दिया जाता है और उसे अल्टरनेटिव सप्लीमेंट्स देकर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। दूसरा एक मुख्य कारण होता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन, जैसे कि जियार्डिया। आमतौर पर ये कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से होता है। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनकी बहुत ही लो इम्यूनिटी होती है या फिर उन्हें किसी भी तरह की गंभीर बीमारी है या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में उन्हें इम्यूनोसप्रेशन दिया जाता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। एचआईवी एक ऐसी बीमारी है जिसमें ऑलरेडी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है और उसकी वजह से जो डायरिया होता है उसे एचआईवी इंड्यूस्ड डायरिया कहते हैं। जबकि कुछ कैंसर के पेशेंट होते हैं उनमें कीमोथेरेपी दी जाती है, इम्यूनोसप्रेशन दिया जाता है या फिर ऐसे मरीज़ जिनको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा हो, जैसे कि किडनी या लीवर का ट्रांसप्लांट किया जाना, उन्हें इम्यूनोसप्रेशन इसलिए दिया जाता है ताकि बॉडी ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे और उसे एक्सेप्ट कर ले। लेकिन इन इम्यूनोसप्रेशन की वजह से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है और डायरिया के कारण बनते हैं। ऐसी एक और बीमारी होती है कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडिफिशियंसी डिसीज़। इस बीमारी में भी कुछ एंटीबॉडीज़ की कमी होती है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो नहीं बन पाते हैं शरीर में और उसकी वजह से एंटीबॉडीज़ की कमी की वजह से वो इम्यूनिटी कमज़ोर कर देता है और इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाता है। एक तरह का डायरिया होता है जो कि दूध पीने से होता है। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको दूध पीने के तुरंत बाद डायरिया हो जाता है। दोस्तों, जो कि हम दूध पीते हैं, उस दूध में एक शुगर होती है जिसे हम लैक्टोज़ कहते हैं और इस लैक्टोज़ का डाइजेशन करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसे लैक्टेज़ कहते हैं। कुछ लोगों में इस एंजाइम की बहुत कमी होती है या बिल्कुल भी नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें दूध पीने के तुरंत बाद ही डायरिया होने के चांसेस होते हैं। अगली एक कंडीशन होती है जिसे हम सिबो कहते हैं। सिबो यानी कि SIBO, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ।
इस बीमारी में क्या होता है, कुछ एल्डरली पेशेंट या फिर डायबिटिक पेशेंट, उनकी छोटी आंत में बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाती है, जो कि फूड के डाइजेशन को इंटरफेयर करते हैं और डायरिया बनाते हैं। दोस्तों, छोटी आंत में भोजन के पाचन के लिए बहुत आवश्यक होता है कि भोजन को छोटी आंत में ज़्यादा देर तक रहना और वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होना। लेकिन कुछ केसेस में, जैसे कि डायबिटिक के केसेस में, आईबीएस के पेशेंट में, उनकी इंटेस्टाइन की मोटालिटी सडनली इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से डायरिया बनता है, जिसे हम इंक्रीज्ड मोटालिटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। और इस ठीक इसी तरह से भोजन का डाइजेशन करने के लिए हमारे बाइल जूस के साथ-साथ हमारे पैनक्रियाटिक जूस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन किसी भी डिसऑर्डर की वजह से अगर ये नहीं बन पाते हैं तो डायरिया होता है। जैसे कि किसी मरीज़ को पैनक्रियाज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लाइक पैनक्रिएटाइटिस, इसमें मरीज़ की पैनक्रियाज़ का साइज़ बहुत छोटा हो जाता है और पैनक्रियाटिक जूस नहीं सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से डायरिया होता है। या फिर बाइल डक्ट कैंसर, ऐसे मरीज़ जिनको बाइल डक्ट कैंसर हो चुका है, तो बाइल डक्ट से बाइल का सिक्रीशन नहीं हो पाता, जिससे बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाता है और डायरिया का कारण बनता है। ये सारे एग्जाम्पल थे और टाइप्स थे छोटी आंत से रिलेटेड डायरिया के। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत में होने वाली गड़बड़ी की वजह से जो डायरिया होता है उसके बारे में। बड़ी आंत में जो गड़बड़ी की वजह से डायरिया होता है उसे हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ यानी कि आईबीडी कहते हैं। आईबीडी मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस, दूसरा क्रॉन्स डिसीज़। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि बड़ी आंत में अल्सर बन जाते हैं और इन अल्सर के साथ में स्टूल के साथ में म्यूकस बहुत ज़्यादा या तो निकलता है या तो फिर कई बार स्टूल के साथ में ब्लीडिंग भी होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूल अर्जेंसी। इस बीमारी में कई बार मरीज को इतनी ज़्यादा अर्जेंसी होती है कि वो कपड़ों में ही स्टूल निकल जाता है, जिससे उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए सिग्मोइडोस्कोपी की जाती है। सिग्मोइडोस्कोपी में दूरबीन को एनएस के रास्ते से इंट्रोड्यूस किया जाता है और बड़ी आंत की ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसे मेडिसिन द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी बीमारी होती है जिसे हम क्रॉन्स डिसीज़ कहते हैं। ये बीमारी मुख्य रूप से लोअर एब्डोमिनल के केस में होती है। ये क्रॉन्स डिसीज़ में मुख्य रूप से बड़ी आंत का राइट साइड और छोटी आंत शामिल होते हैं। इसमें मरीज़ को लोअर एब्डोमिनल में पेन होता है और पेशेंट का वज़न भी तेज़ी से काफ़ी कम हो जाता है और एनीमिया, हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, थकान होना या फिर डिहाइड्रेशन होना, ऐसी समस्याएँ पैदा होती हैं। कई बार क्या होता है कि ट्यूबरकुलोसिस का हो जाना इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन का ट्यूबरकुलोसिस में कई बार छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों ही शामिल होती हैं। इस बीमारी में मरीज को इन्फेक्शन के साथ में पेट दर्द होता है, साथ में स्टूल आते हैं और बुखार आ जाता है। इसको भी कोलोनोस्कोपी द्वारा डायग्नोस किया जाता है और इसे भी दवाइयों के द्वारा पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। कई बार हमारी बड़ी आंत में कुछ ट्यूमर टाइप के बन जाते हैं, जिन्हें हम विलास एडिनोमा कहते हैं। ये विलास एडिनोमा बहुत ज़्यादा म्यूकस सीक्रेट करते हैं और ये इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस जो है तो डायरिया का कारण बनता है। ठीक इसी प्रकार से बड़ी आंत में कुछ गड्ढे भी बन जाते हैं, जिन्हें हम डाइवर्टिकुलम कहते हैं, और ये गड्ढे क्या करते हैं कि बड़ी आंत में सूजन और इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से डायरिया बनता है और इस बीमारी को डाइवर्टिकुलोसिस भी कहा जाता है। रेडिएशन कोलाइटिस भी एक तरह की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि कुछ मरीज़ होते हैं जिनको लोअर एब्डोमिनल का कैंसर होता है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूटेरस या सर्विक्स। ऐसे मरीजों के कैंसर ठीक करने के लिए उन्हें रेडियोथेरेपी दी जाती है और इस रेडियोथेरेपी की वजह से उन्हें बड़ी आंत में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस भी होता है, ये ज़्यादातर मिडिल एज फीमेल्स में पाया जाता है। इसमें इसके सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा नहीं दिखते हैं, लेकिन पेट दर्द नहीं होता है पेशेंट को और कभी भी इसमें डायरिया की शिकायत हो जाती है। ये कई बार उभरती है, कई बार इसकी ये दबी रह सकती है, इसका कोई भी एग्जैक्ट रीज़न नहीं है। एक और सबसे जो मोस्ट कॉमन रीज़न होता है बड़ी आंत से रिलेटेड डायरिया का, वो होता है आईबीएस। आईबीएस जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, ये बीमारी एक तरह से ट्रिगर हो सकती है किसी भी रीज़न से, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस हो या डिप्रेशन हो या फिर
फूड एलर्जी हो लाइक सीलिएक डिसीज़, या फिर एंजाइमेटिक डिफिशियंसी हो जैसे कि या तो पैनक्रियाटाइटिस या बाइल डक्ट कैंसर हो, कोई भी और दूसरे इन्फेक्शन हो जिनकी वजह से वो आईबीएस क्रिएट हो सकता है, तो जिसे पोस्ट इन्फेक्शन आईबीएस भी कह सकते हैं। तो आईबीएस के पेशेंट को डायग्नोस करने के बाद उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है और इसे ट्रीटमेंट द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी डायरिया के कई कारण बनाता है, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म, कुछ डायबिटिक पेशेंट में या फिर कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनकी थायराइड ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, और इंक्रीज थायराइड ग्लैंड्स की वजह से उनकी मोटालिटी में भी जो है तो इंक्रीजमेंट हो जाता है। इंक्रीज मोटालिटी की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटालिटी बढ़ जाने की वजह से भोजन का डाइजेशन अब नहीं हो पाता है छोटी आंत में, और यह सीधे बड़ी आंत में निकल जाता है और डायरिया बनाता है। एडिसन डिसीज़ भी एक कारण होता है। एडिसन डिसीज़ में क्या होता है, कुछ स्टेरॉइड्स नहीं बन पाते हैं जिसकी वजह से डायरिया होता है। इसे स्टेरॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड भी होता है। ये भी एक तरह का पेकुलर कार्सिनोमा है थायराइड का, जिसे अल्ट्रासाउंड द्वारा और डायग्नोस किया जाता है और उसे लोकलाइज़ करके इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। आमतौर पर ये रीज़न होते हैं डायरिया के, लेकिन कुछ रीज़न इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ मेडिसिन्स। कई बार कुछ मेडिसिन यूज़ करने की वजह से भी डायरिया होते हैं, जैसे कि कोई क्रॉनिक बीमारी चल रही है, जैसे कि डायबिटीज़ हो, डायबिटीज़ की मेडिसिन चल रही हों, या फिर उसके साथ में अल्टरनेटिव दूसरी और मेडिसिन बीपी की मेडिसिन चल रही हों, या फिर कई बार कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया हो और बहुत ही हायर एंटीबायोटिक्स चल रही हों, वो भी डायरिया क्रिएट कर देती हैं। तो ये सारे सिम्पटम्स और रीज़न थे डायरिया के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस जानकारी से संतुष्ट होंगे, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।